हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आपके लिए एक नई इनिशिएटिव लेकर आया है जिसमें कि हम लोग 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसके करंट अफेयर्स के डायमेंशन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली जो हमारा जीएस पेपर 1 का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था 12 तारीख को, अगर आपने उसके पेपर को एनालाइज़ किया होगा तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो डायमेंशन हम लोग देखते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, जैसे कि हम लोग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा गैदर करने की कोशिश करते थे, उस इन्फॉर्मेशन को अब कहीं ना कहीं मेन एग्जामिनेशन में भी अप्लाई किया जा रहा है। सो स्पेसिफिटी इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएससी के द्वारा इस करंट अफेयर्स के बेसिकली जीएस 1 के सेक्शन 2 में, जो इस बार हमने देखा। तो हमारा ये एक इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रीलिम्स और मेंस, करंट अफेयर्स दोनों ही जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों एग्जामिनेशन के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ अगर आती है न्यूज़पेपर में, देन वी एक्चुअली सी दैट पर्टिकुलर न्यूज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आइदर प्रीलिम्स और मेंस। जैसे कि एडिटोरियल है तो वी फाइंड इट दैट इट कैन बी एप्लीकेबल ओनली फॉर मेन एग्जामिनेशन। बट अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको ऑलरेडी दोनों डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करें तो उस केस में आपको क्या समझ में आएगा कि हम लोग उस डायमेंशन को दोनों की तरफ से अगर तैयार कर लेंगे, प्रीलिम्स या मेंस की तरफ से, तो हम लोग वैसे ही प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंदर एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग एमसीक्यू के डिस्कशन के साथ साथ इसमें उस पर्टिकुलर न्यूज़ से अगर मेन का कोई डायमेंशन बनता है तो उसको भी तैयार कर सकते हैं, या फिर उसी पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और प्रीलिम्स के डायमेंशन भी अगर बनते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी ने एग्जामिनेशन के लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी में अपस्केल किया है और इतने ही तेज़ी से एस्पिरेंट को भी अपना प्रिपरेशन अपस्केल करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे हम। और इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये पर्टिकुलर सीरीज़ को शुरू करते हैं। हर हफ्ते एक वीडियो आपके सामने रखा जाएगा जिसमें कि रिसेंटली करंट अफेयर्स की चीज़ें जो होंगी वो कवर होंगी। फिलहाल अभी मई महीने से करंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको पीछे जनवरी तक जाकर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लस आगे हम लोग अगस्त तक का करंट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ का आज पहला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हु हैज़ लॉन्च प्रेट इनिशिएटिव, PRET, प्रेट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? एंड द ऑप्शंस आर यूनिसेफ, FAO, WHO या यूनाइटेड नेशंस वुमेन। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो आपको प्रेट इनिशिएटिव के बारे में अगर जानना है तो आप समझेंगे यहाँ पर कि इसका जो सही आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज WHO। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है लॉन्च, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, दैट इज प्रेट, टू बी बेटर prepared for upcoming you can say pandemics like कोरोना वायरस। तो चूंकि अब हमें कोविड ने कुछ सिखा दिया है ऑलरेडी, तो WHO इसके लिए क्या स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, दैट इज द PRET, प्रेट इनिशिएटिव, टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स। इसके एम की अगर बात करेंगे तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है ऑन इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी रेस्पिरेटरी पैथोजन सच एज इन्फ्लुएंजा, जो कि आपको लगभग हर साल आपको कहीं ना कहीं मिलने को सुनने को मिलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा अभी आपको आ रहा है, तो इस तरह के इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरसेस के अगर कोई केसेस हैं तो उन सारे चीज़ को डील करने की बात की जा रही है। इट वॉज अनाउंस्ड एट द ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पैंडेमिक, जो कब हुआ था हेल्ड, 24 से 26 अप्रैल 2023 को इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया हम लोग को हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो आप क्या कलेक्ट कर सकते हो। सो WHO का हम लोग पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख सकते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ देखने के बाद हम लोग किस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि आखिर ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पैंडेमिक्स है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम WHO का पूरा डायमेंशन
जैसे आपने देखा करंट अफेयर्स के पेपर में कि यूएन के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे प्लस स्पेशलाइज एजेंसी है, उन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों चीज़ को मेन के डायमेंशन से तैयार कर सकते हैं। तो आप साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए आप एक पर्टिकुलर पेज के अंदर इनके नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर आते हैं, सो विच कंट्रीज बैंक हैज़ लॉन्च गीगा चैट एज अ राइवल टू चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी आपने सुना था अभी हाल ही में कुछ महीनों में बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो आखिर चैट जीपीटी आप जानते हो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप कह सकते हो सर्विस है जो कि आपको तुरंत प्रॉम्प्ट रिप्लाई वगैरह देती है और वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझाती है। इसके कंपटीशन में किस कंट्री ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? गीगा चैट। तो अगर इसकी बात करें तो रशिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और हम अगर इसको और क्लैरिफिकेशन समझें तो रशिया का जो बैंक है स्पर बैंक, उसने अनवील किया है एक चैटबॉट जिसका नाम है गीगा चैट एज अ राइवलरी टू चैट जीपीटी। नाउ इस पर्टिकुलर न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन में अगर आप इसके मेन के डायमेंशन को समझेंगे मेन एग्जामिनेशन में, तो यू कैन सी दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी रह रहा है। सो द क्वेश्चन कुड बी फ्रेम्ड एज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ इंडिया में हमारा एप्लीकेशन क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंडिया का रोल कैसा चल रहा है। तो इन डायमेंशन को आप कवर कर सकते हो फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्सिया एंड एलटैग प्रोग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसेंटली कुछ टर्म्स दिए गए हैं और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। सो अगर हम बात करें कॉर्सिया एंड एलटैग प्रोग्राम आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको आपको समझना है कि कॉर्सिया और एलटैग जो है वो एविएशन से रिलेटेड है। और हमारा जो इंटरनेशनल एविएशन का जो हमारा पॉलिसी इसकी है ICAO जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा दो इनिशिएटिव्स की बात की गई है। पहला है कॉर्सिया दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, एंड एलटैग इज long term aspirational goals with respect to the reduction in the carbon emission। तो ये दोनों ही चीज एविएशन से रिलेटेड है ताकि एविएशन को हम लोग किसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल कर सके, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए बिकॉज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सो अगर इसके बारे में और अच्छे से समझे, सो कॉर्सिया ऑफर्स अ हार्मोनाइज्ड वे टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन से इमिशन कम करना है, मिनिमाइज करना है जो मार्केट में डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, प्लस रेस्पेक्टिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर कंट्री उतना ज़्यादा तो कंफर्टेबल अभी होगी नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी हैं, तो उनके रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, ये कॉर्सिया का एजेंडा है। और 41st ICAO की जो असेंबली हुई थी उसने लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल के रूप में अचीव किया है कि जो एविएशन सेक्टर है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा बाय द ईयर 2050। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप मेन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट के कंट्रीब्यूशंस, INDC जो इंडिया ने दे रखा है, जैसे कि हम लोग जीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2070, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो गए। प्लस एट द सेम टाइम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको एक डिटेल में एक पेज में आपको इसके बारे में सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द फोर्थ जनरेशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन। फोर्थ जनरेशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन से इनमें से कौन सा रिलेटेड है? सो बायोफ्यूल जो पॉलिसी हमारी आई है उसके अंदर हम लोग अलग अलग जनरेशन में बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की आप बात करोगे तो इनमें जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पायरोलाइसिस हो गया, इंजीनियरिंग एल्गी हो गई, गैसिफिकेशन हो गया, ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। आप बेटर इस इमेज से समझ सकते हैं। सो इन द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करते थे तो एडिबल बायोमास यूज़ करते थे हम लोग, जैसे शुगर बीट, शुगर केन। देन सेकेंड जनरेशन में अगर आप बात करेंगे तो आप समझेंगे नॉन एडिबल बायोमास, जैसे वुड, स्ट्रॉ, ग्रास। थर्ड जनरेशन में आप एल्गल, इंजीनियर्ड एल्गी की बात करते थे। एंड फोर्थ जनरेशन में आप देखेंगे पायरोलाइसिस है, सोलर टू फ्यूल है, एल्गी भी और गैसिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। सो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल इंट्रोड्यूस ऑल द अबव ऑप्शंस। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन द मेन डायमेंशन कुड बी फ्रेम्ड एज द नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में आप पॉइंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बायोफ्यूल और बिहार का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा है पूछा हुआ है सोलर एनर्जी के लिए बिहार में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सो इट कैन बी आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स ऑल्सो। तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
Moving on to the next question, which Indian metro has won the World Green Award 2023? So recently चेन्नई मेट्रो को क्या किया गया है, ये अवार्ड से फैसिलिटेट किया गया है, दैट इज द वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2023. और अगर इसकी बात करें सो चेन्नई मेट्रो रेल हैज़ रिसीव दिस अवार्ड एंड इन्वायरमेंटल अवार्ड फॉर द ईयर 2023. इंटरनेशनल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड सेरेमनी इस बार कहाँ पे हुआ, 24 अप्रैल को इन द सिटी ऑफ मायामी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड ये जो हम लोग अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में, सो जो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है उस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये ऑनर दिया जाता है, किसको रिकॉग्नाइज करते हुए, जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज और आप बात करते हो कॉर्पोरेशन की, वो अच्छे प्रैक्टिसेस करती है इन्वॉल्व किसके लिए, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है. सो अगेन ये कहीं ना कहीं आप किससे रिलेटेड समझ रहे हो, क्लाइमेट चेंज की पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी. तो हम लोग एक ही बार में सारा नोट्स कवर कर लेंगे कि ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया और बिहार का अलग अलग डायमेंशन क्या क्या है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माता इन पछेड़ी टेक्सटाइल की बात जो की जाती है ये किस जगह से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला इसलिए ये न्यूज़ में है. सो अगर हम बात करें तो ये आपको गुजरात से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं. सो गुजरात एंशिएंट टेक्सटाइल फोक आर्ट माता नी पछेड़ी वॉज अवॉर्डेड द जीआई टैग. अभी रिसेंटली इसको क्या मिला है, जीआई टैग. और ये एक्चुअली में पछेड़ी किस नाम से आ रहा है, पछेड़ी इज अ रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट. और इस पर्टिकुलर अगर आप बात करेंगे तो इट फीचर्स मदर गॉडेस एट द सेंटर एंड हर स्टोरीज एंड लीजेंड्स फिलिंग द रिमेनिंग क्लोथ. सो कपड़े के अंदर जो सेंटर में कौन रहेगा, मदर गॉडेस, और साथ साथ इनमें जितने भी आपको एसोसिएटेड स्टोरीज हैं और लीजेंड्स है उससे वो कपड़ा को फिल किया था. इसको रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग. हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक ही बार नोट्स बनेगा क्योंकि बार बार जीआई टैग न्यूज़ में आएगा. सो यू कैन प्रिपेयर इट ओनली वंस अबाउट द जीआई टैग, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ जीआई टैग. जैसे कि हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स की बात करेंगे, इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट की बात करेंगे, और बिहार में किन किन पर्टिकुलर चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में आप नोट्स बना लेंगे, ये आपका कवर इससे हो जाएगा. ठीक है. देन वी हैव विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू कैन गो फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ महिला वर्ड, बट यहाँ पर सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है यानी फाइनेंशियल स्कीम है कोई. सो दैट इज वाई इट हैज़ बीन लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. और ये जो स्कीम है वो किस चीज़ की बात कर रहा है कि एक टाइम का स्मॉल सेविंग आपको इसमें प्लान है, किसके लिए, गर्ल्स और वुमेन के लिए, जो कि क्या ऑफर कर रहा है, अ फिक्स्ड इंसेंटिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% ओवर अ 24 मंथ टेन्योर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. कब से लेकर अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक के लिए ऑफर किया जा रहा है. इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू स्टेट ओन्ड बैंक्स बिगिनिंग अप्रैल 1, 2023 को स्टार्ट हुआ है. ना अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो आपको क्या समझना है कि इसमें मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो. और अगर मेन एग्जामिनेशन में हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू अगर आप बात करोगे तो हम लोग का एक डायमेंशन ये बन सकता है दैट वी कैन एक्चुअली मेक अ नोट ऑन ऑल द पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से कैपिटल मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर. तो ये जितने भी हम लोग बात करते हैं ये सब भी हम लोग तैयार कर सकते हैं. आखिर इकॉनमी के अंदर पढ़ रहे हैं बट हम लोग न्यूज़ देखकर हो सकता है क्वेश्चन इससे आ जाए. सो दैट कैन बी वन एस्पेक्ट. देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स नेमली सोरसन, खीचन एंड हमीरगढ़ आर लोकेटेड इन विच स्टेट. हाल ही में ये न्यूज़ में थे क्योंकि राजस्थान ने 3 नए वाइल्ड लाइफ जो आप बात करते हो कंजर्वेशन रिजर्व्स को आइडेंटिफाई किया है. और ये तीनों जो हैं वो कौन है, सोरसन जो बारण में है, खीचन जोधपुर में, और हमीरगढ़ भिलवाड़ा में है. ठीक है. राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है. आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शायद ये ना पूछ देगी और राजस्थान के बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, तो आप इसका भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो. क्योंकि खासकर अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें और नेशनल पार्क तो ये न्यूज़ में रह रहे हैं क्योंकि इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे. ठीक है. देन विच एयरपोर्ट फ्रॉम बिहार हैज़ इमर्ज टॉपर इन द कंट्री अंडर द उड़ान स्कीम. सो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी एविएशन सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था. और इस स्कीम के अंदर भी इस बार जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट जो बिहार का है उसको क्या किया गया है, उसको टॉप रैंक दिया गया है. और अगर हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझना है कि दरभंगा के जो एयरपोर्ट है वो इनॉग्रेट हुआ था 8 नवंबर 2020 को. और साथ ही साथ अगर हम इससे और कुछ डायमेंशन निकालेंगे तो हमारा ये उड़ान स्कीम, सो उड़ान और उड़ान 2.0 ये दोनों स्कीम के ऊपर आप एक पेज में नोट्स बनाकर अपना मेन का डायमेंशन भी इस न्यूज़ से निकाल कर तैयार कर सकते हो. ठीक है.
देन प्रेमचंद गर्ग केस, AR अंतुलय केस एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, इनमें से किस आर्टिकल से रिलेटेड है? अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, तो आप देखेंगे एक आर्टिकल 142 जो है वो बहुत न्यूज़ में रहता है। एंड आर्टिकल 142 एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल पावर है, जहाँ पर वो किसी पेंडिंग केस के अंदर जो भी मैटर उसके पास गया हुआ है उसमें कोई भी तरह का ऑर्डर या जजमेंट पास कर सकता है, एंड दैट ऑर्डर और जजमेंट शैल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, सो दिस ओनली आर्टिकल गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज एनी ऑर्डर और डायरेक्शन कैन बी इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर, इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो इन सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के बारे में बात की है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस से पहले जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, यूनियन कार्बाइड जो लीक किया था, सो इन दैट पर्टिकुलर केस से पहले अगर आप बात करोगे, देयर वाज नो प्रोविजन विच प्रोवाइडेड फॉर द कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में किया और कॉम्पनसेशन भी दिलाया। सो नाउ wherever there is a vacuum in the legislation or executive arena, then the court will intervene under article 142 and try to do complete justice. Complete justice दिलाने के लिए it can pass any order or judgment that shall be enforceable throughout the territory. So all these cases are related to article 142. Then we have PM addressed his 100th मन की बात on which डेट, किस दिन 100th जो 100वां मन की बात जो की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो डेट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड द डेट इज़ 30th अप्रैल जो संडे था। और ये स्टार्ट कब हुआ था आपके लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्टार्ट हुआ था ये विजयदशमी के दिन ऑन 3 अक्टूबर 2014। ठीक, एज पर द 21st प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया का रैंक पिछली बार से ज़्यादा डिटोरिएट किया है, और इस बार जो इंडिया का रैंक है दैट हैज़ बीन 161st रैंक, जो पिछले साल से 11 रैंक नीचे चला गया है। सो हमारे लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन कौन से पैरामीटर्स देखता है वो देख सकते हैं हम, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल फ्रेमवर्क में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी। और टॉपर जो अगर आप देखोगे तो नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। एंड लास्ट 3 है नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड वियतनाम। इंडिया का स्कोर 150 से 161 स्कोर रैंक अभी चला गया है। ठीक है, देन वी हैव विच बॉडी रिलीजेज फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट। फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये कौन सी बॉडी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है? सो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं जो आते हैं और किन के द्वारा जारी किया जाता है, उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, इंडिया का रैंक क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। सो जो फ्यूचर्स ऑफ जॉब रिपोर्ट है और वर्क रिपोर्ट है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अंदर वो बेसिकली ये 4th एडिशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना इस रिपोर्ट में क्या चीज़ एक्सप्लोर किया है कि 2023 से 2027 तक के बीच में जो हमारे यहाँ पर जॉब शिफ्ट या जॉब के ट्रेंड्स होंगे वो किस चीज़ के द्वारा ड्रिवन होंगे, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो रिपोर्ट ट्रैक्स द लेबर मार्केट इम्पैक्ट ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो 4th इंडस्ट्री 4.0 जो हम बात करते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा लेबर मार्केट पे, उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। एंड सेकेंड, 44% of worker skill will be disrupted in the next 5 years and 23% of the jobs in the next 5 years are expected to change। तो ये एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा है आपके लिए। इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए और मेन दोनों के लिए होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुई, कब हुई, इसका काम क्या है, कौन कौन से रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ये आपको नोट्स में कवर करना होगा। ठीक है, then we have as per National Manufacturing Innovation Survey 21-22 which state has emerged as the most innovative। इनमें से कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इमर्ज किया है as per the National Manufacturing Innovation Survey 21-22? इसका आंसर कर्नाटका है। तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है वो कंडक्ट कराया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो। सो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें कि टॉप और मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स हैं कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र एंड देन हरियाणा। और लीस्ट इनोवेटिव में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम को छोड़कर। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो आपको दिख रहा है बिहार। ठीक है,
अगेन हमारे मेन एग्जामिनेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिडो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार इस पे नोट्स बना सकते हो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट कवर हो सकता है। देन इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल इज बिंग बिल्ट इन विच सिटी, किस शहर में इंडिया का पहला अंडर सी टनल बन रहा है। और अगर इसकी बात आप करेंगे तो मुंबई के अंदर इसको ओपन कराने के लिए जो है वो बात की जा रही है कि नवंबर 2023 में ओपन हो जाएगा। और ये 12,721 करोड़ का जो एक हमारा क्या है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई का, उसके पार्ट के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है। और मवाला जो है वो लार्जेस्ट एवर टनल बोरिंग मशीन जो है वो भी कहाँ पर है, इंडिया के हिस्ट्री में वो भी उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ से देखने हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय बांगा वॉज अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के चीफ वर्ल्ड बैंक के जो मेन चीफ है अभी अपॉइंट कौन हुए, अजय बांगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किस कॉन्फ्रेंस के तहत स्टैब्लिश हुआ। हो सकता है कि न्यूज़ में अजय बांगा की न्यूज़ चल रही है, बट वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट एट एनी टाइम। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक किस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है, पोट्सडैम, याल्टा, ब्रेटन वुड्स या मराकेश। सो ब्रेटन वुड्स ट्विंस, हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आई थी, एक वर्ल्ड बैंक एंड द सेकेंड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो पर्टिकुलर बॉडीज आती हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि वर्ल्ड बैंक एक अलग चीज़ है एंड देयर इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, उनमें से जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी फॉर्म्स व्हाट वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें और भी सारे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जैसे ICSID, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसको डील कर लेंगे। ठीक है, सो अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि 5 टोटल उसके अंदर बॉडीज हैं, उसमें इंडिया किसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर देख सकते हो, पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर क्या बना वर्ल्ड बैंक। थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फोर्थ इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MEGA, और फिफ्थ इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब इन डिस्प्यूट्स को जो सॉल्व करने वाली ये बॉडी है, इसका इंडिया क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। सो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, सबके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स, और वर्ल्ड बैंक के बारे में स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स अलॉन्ग विथ IMF। ठीक है, हु हैज ऑथर्ड द बुक मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise, and the correct answer is the ex-CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant. So the book has been written by Amitabh Kant and it provides the insight into the success of Indian businesses and enterprises. इन 75 years की जर्नी में इसको कवर किया गया, तो आपको ये बुक और इसका कौन लिखा है इसको ये जानना आपको बस जरूरी है। Which district has come first in the country in the ODF Open Defecation Free Plus, ODF Plus जो है उसके अंदर रैंकिंग्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन द 3 स्टार कैटेगरी, इनमें से कौन सी पर्टिकुलर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को क्या रखा गया है ODF प्लस की रैंकिंग में, उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो ये अभी न्यूज़ में ये जगह था भी वैसे, दैट इज़ द वायनाड। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, सो इन अ रिमार्केबल फीट वायनाड डिस्ट्रिक्ट हैज़ कम फर्स्ट इन द कंट्री इन द ODF प्लस रैंकिंग ओपन डेफिकेशन फ्री। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर एक नोट्स कब लॉन्च हुआ, पर्पस क्या था, और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हम लोग ODF प्लस की जो बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कि इस ODF प्लस में आखिर क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ, ये डायमेंशन आपको कवर करना जरूरी है। ठीक है, विच कंट्री होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम ऑन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रखे गए थे उसको लेकर किस कंट्री ने अभी हाल ही में रेफरेंडम रखा है। रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है जहाँ पर किसी भी इंपॉर्टेंट पब्लिक ओपिनियन पे लोगों की राय ली जाती है। सो हाल ही में अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि उज्बेकिस्तान में जो लॉ मेकर्स है उन्होंने क्या किया है कि एक रेफरेंडम के लिए अग्रीमेंट दिखाया है कि जो अमेंडमेंट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर अभी हम लोग के वहाँ के ये हैं प्रेसिडेंट, वो तीसरे टर्म तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले अलाउड नहीं था। तो ये चेंज लाने के लिए उन्होंने ये दिखाया है कि हम लोग लोगों से क्या करेंगे, ओपिनियन लेके।
तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल रेफरेंडम है, बाकी 3 और टूल है, उसका नोट्स आपको बना लेना है, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट है हमारा ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का, वो इनमें से किस शहर में लोकेटेड है? सो आप जानते हैं कि ये कहाँ, पुणे में लोकेटेड है। और जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है वो नोएडा यूपी में सेंटर है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और इन बॉडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन शायद प्रीलिम्स में आ सकता है, मेन में तो नहीं, प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। मीतीज, कुकीज़ एंड चिन ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सो अगर आप ध्यान से अभी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मणिपुर बहुत न्यूज़ में चल रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन वायलेंस। और वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं वो कुकीज़ हैं, नागाज़ हैं, चिन हैं, जोमी हैं, थर्डू है, हमार है, पैती है, और पैपी और जू है, और मीतीज़ भी वहाँ पर ट्राइब पाई जाती है। अगर मीतीज़ के बारे में बात करें तो दीज आर लार्जेस्ट कम्युनिटी इन मणिपुर, प्रीडोमिनेंटली हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, और ये इम्फाल वैली में रहते हैं, जो मणिपुर का 10% लैंड मास कंप्राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आर्टिकल 355 वॉज इन्वोक्ड इन मणिपुर। आर्टिकल 355 फॉल्स अंडर विच पार्ट? हाल ही में आर्टिकल 355 को लेकर एक बात उठी थी, दैट सेंटर हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 355 विथ रिस्पेक्ट टू मणिपुर वायलेंस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 355 प्रोवाइड्स दैट it shall be the duty of the union to protect every state from any external or internal disturbance. Now मणिपुर स्टेट का पार्ट है और वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ है, और ये यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर स्टेट को किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। और इसको बचाने के लिए जब इस तरह कोई सिचुएशन आती है तो यूनियन वहाँ पर चार्ज लेकर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मिलिट्री डिप्लॉय करना हो गया, पैरामिलिट्री भेजना हो गया, ये सारा कुछ कर सकती है। और उसी के अंदर अभी 355 के यूज़ करते हुए मणिपुर में जो सेंटर है उन्होंने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ है। सो रिसेंटली जो 355 है, और ये अगर आप बात करोगे तो ये हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न जो है उसके अंदर ये फॉल करता है, दैट इज़ अंडर पार्ट 18, ठीक है। फ्रॉम 352 टू 360 इज पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न, और उसी में एक आर्टिकल है 355, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट? इनमें से किसने करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट जारी किया है? तो हाल ही में आरबीआई ने करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट को जारी किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। इस बार का थीम था टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, और इसका काम है कि ये फ्यूचर चैलेंजेस को असेस करेगा दैट जो कि हमारे सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Then recently SCO foreign ministers meet held in which state? SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक रिसेंटली मिनिस्ट्री का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ पर किया गया? दिल्ली, गोवा, कर्नाटक या उड़ीसा। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो फॉरेन मिनिस्टर SCO के हैं वो अभी गोवा में मिले हैं, और पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था अमिट्स द टेंशन दैट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द मीटिंग्स एट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी इसको रिस्पॉन्स दिया था, बट हाल ही में आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर आकर यहाँ पर मीटिंग अटेंड किए हैं। ऑल 8 फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड द मीटिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट SCO। कब बना, क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था कि बाद में जुड़ा, इंडिया जुड़ा तो कब जुड़ा, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, और SCO के रिसेंट मीटिंग्स के कुछ हाईलाइट्स आपको जानना है, उसके कुछ इनिशिएटिव्स जानने, जैसे रैट्स एक है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो रैट्स जैसा क्या है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो SCO के हैं वो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में पेज में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। देन वी हैव विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फुल मेंबर ऑफ SCO इन 2023। अभी हाल ही में 2023 में SCO का कौन फुल मेंबर बनने जा रहा है? अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, कैम्बोडिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईरान और बेलारूस जो है वो किसके फुल मेंबर एडमिट होने जा रहे हैं 2023 में। एंड फर्स्ट एवर एक्सपेंशन ऑफ SCO, इंडिया और पाकिस्तान इसके पहले एडमिट हुए थे कब? 2017 में, ठीक है। इन 2015 इंडिया वॉज एडमिटेड एज एन ऑब्जर्वर अलॉन्ग विथ ईरान एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, तो ईरान और बेलारूस, तो ईरान विल बी द करेक्ट आंसर। NGT हैज इम्पोज अ फाइन ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन बिहार? NGT एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, विच लुक्स आफ्टर द केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल।
सो इन्वॉल्वमेंट के केसेस को देखने के लिए एनजीटी हमारे पास है, और एनजीटी ने हाल ही में बिहार के ऊपर जो फाइन इम्पोज करा है वो कितना करा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो इट हैज़ इम्पोज अ फाइन ऑफ 4000 करोड़ एज एन इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन ऑन बिहार. रीजन है फॉर फेलिंग टू साइंटिफिकली मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. यहाँ पर दो चीज़ नया आपको मिला सुनने को, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और दूसरा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट. सो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आपको इवन स्वच्छ भारत के अंदर भी समझना है. और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये कहता है दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट मस्ट कॉम्पनसेट. या तो आप जो पॉल्यूशन के क्रिएट कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप न्यूट्रीफाई करो विथ सर्टेन ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, या उस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक आया है कि जो भी इस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके पॉल्यूशन की. तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल यही कह रहा है कि आप प्रोडक्शन, आपने पॉल्यूशन किया है तो आप पे करोगे और कॉम्पनसेशन दोगे. ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितना फाइन लगा है, 4000 करोड़ का. यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द एनजीटी. एनजीटी कब बना, एनजीटी का मैंडेट क्या क्या है, वो कौन कौन से केसेस देख रहा है, चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट, ये सारा कुछ पॉइंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है. सो उभौली फेस्टिवल इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान. तो अगर आप देखेंगे तो नेपाल में एक पर्टिकुलर आप समझेंगे कम्युनिटी, किरत कम्युनिटी जो है, जो सुनवार, राय, लिम्बू और यक्खा नेपाल में वहाँ पे उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा, उभौली फेस्टिवल, मार्किंग द माइग्रेशन फेज अपवर्ड्स टुवर्ड द हिली रीजन्स व्हेन द समर सीजन अराइव. जब समर आएगा तो लोग कहाँ जाते हैं, हिली एरियाज़ में. इस चीज़ को कमेमोरेट या मार्क करने के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है उभौली. ठीक है. सितवे पोर्ट इन म्यांमार इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री. सो सितवे पोर्ट म्यांमार में अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रह रहा है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप इसके लिए समझेंगे कि एक पर्टिकुलर स्कीम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर जो हम बात करते हैं तो सितवे पोर्ट का डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है. सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे तो आप समझेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए इशू आती है. जैसे हम बात करें, जैसे कि त्रिपुरा की बात करते हैं हम अगर, तो इन एरियाज़ में जाने के लिए आपके पास ऑप्शंस रह जाते हैं बहुत लिमिटेड, और बीच में बांग्लादेश होने के कारण भी इशूज़ है. सो हम लोग एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कालादान के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, सितवे पोर्ट. और ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी कार्गो शिप मोटर वेसल ITT लायन वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कोलकाता पोर्ट ऑन अ ट्रायल रन टू अ फैसिलिटी एट सितवे पोर्ट. तो इसीलिए सितवे पोर्ट को आपको ये जानना जरूरी था. An import location called Jorinpuri in the Kaladan multi-modal project is located in which of the following state? क्योंकि न्यूज़ में यही था कि एक इंपोर्ट लोकेशन है किसके अंदर, इसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है जोरिनपुरी. ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तो आपको यहाँ जोरिनपुरी दिख रहा है, और जोरिनपुरी ये कौन से पर्टिकुलर आपको यहाँ पर दिख रहा है. सो फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू सितवे पोर्ट जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको दिखेगा कि जोरिनपुरी कहाँ पर है, मिजोरम में, जिसके अंदर ये न्यूज़ में आया था. और अभी आपने देखा कोलकाता से ही कहाँ की ट्रांसफ़र किया गया है, सितवे पोर्ट के लिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लोकेशन आपके लिए. रिसेंटली हु हैज़ बीन क्राउंड एज ब्रिटेन्स 40th मोनार्क. तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो 40th मोनार्क हैं वो किनको क्राउन किया गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है. दैट किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिला वेयर फॉर्मली क्राउंड इन ब्रिटेन्स 40th मोनार्क ऑन May 6, 2023. वेन्यू था वेस्टमिंस्टर एबे चर्च इन लंदन. ठीक. सो ये ओल्डेस्ट ब्रिटिश मोनार्क हैं, और इसमें ब्रिटिश का पहला कोरोनेशन हुआ आफ्टर 70 ईयर्स, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले जो थे वो 70 ईयर्स से ज़्यादा तक टाइम तक थी वहाँ पर. ठीक है. नाउ बिज एम्प प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. बिज एम्प जो है वो इनमें से किससे एसोसिएटेड है आखिर ये प्रोग्राम. तो जब आप इसकी बात करेंगे तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है जो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, MSME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो हम लोग बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, दीमापुर नागालैंड में इसको लॉन्च किया गया है. इसका एम है कि जो MSMEs नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं उनके और बिजनेस को एम्पलीफाई करके उनके बेनिफिट्स को यूटिलाइज करवाना. तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, ये फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम है किसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू MSMEs. क्लियर. इन बिहार मिशन परिवर्तन वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग.
इनमें से जो बिहार के अंदर जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है परिवर्तन, वो किसको ठीक करने के लिए किया गया था? तो अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। किस लिए? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग द क्लीनलीनेस एंड मे आई हेल्प यू डेस्क। तो उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए ये मिशन 60 डेज़ के अंदर जो है इसी लाइन्स पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर किया जाता था। ठीक है, तो परिवर्तन याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इन विच स्टेट? पहला पॉड टैक्सी जो है वो किस स्टेट में स्टार्ट करने की बात की जा रही है? तो अगर आप देखेंगे यूपी में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है, दैट इज़ द जेवर एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट को फिल्म सिटी नोएडा से कनेक्ट करने के लिए जो सेक्टर 21 में है, ये क्या बनाया जा रहा है? पॉड टैक्सी सर्विस आप बात कर सकते हो। और इसको किस नाम से जाना जा रहा है? पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट। ठीक है, तो ये पहला इंडिया का है, तो ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दावकी लैंड पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट टू बूस्ट ट्रेड एंड टूरिज्म विथ बांग्लादेश? कहाँ पर दावकी लैंड पोर्ट है जो किससे ट्रेड बूस्ट करेगा और टूरिज्म? बांग्लादेश के साथ। तो अगर इसकी बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे इंडिया इनॉग्रेट्स दावकी लैंड पोर्ट इन मेघालय, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, और ये ट्रेड और टूरिज्म किसके साथ डेवलप करेगा? बांग्लादेश के साथ। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लैंड पोर्ट इन बांग्लादेश इज तंबिल इन सिलहट। तो बांग्लादेश में सिलहट जो है वहाँ पर एक तंबली है, उसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर जो लैंड पोर्ट दावकी है वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच सिटी? सो ये बहुत ही रिसेंट अभी आपने एक इवेंट देखा होगा कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने ऑर्गेनाइज किया एयरफोर्स का फर्स्ट हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ शैल बी द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये गैदर करना होगा कि जो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, इस पर्टिकुलर चीज़ की क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, उसके बारे में आप एक नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा आप इस पर्टिकुलर चीज़ में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे हुआ है, क्योंकि पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें, हु हैज़ अनाउंस द स्टार्ट स्कीम टू बिल्ड ह्यूमन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर स्पेस साइंस एंड रिसर्च? इनमें से पर्टिकुलरली किस ने अनाउंस किया है? कौन सा स्कीम? स्टार्ट स्कीम, जिसका आप बात करेंगे जो स्पेस साइंस के अंदर कैपेसिटी फ्यूचर में डेवलप करने के लिए है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी या इसरो ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसरो के द्वारा हाल ही में ये अनाउंस किया गया, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट के नाम से जाना गया है। ये किनके लिए? फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। एम क्या है इसका? टू बिल्ड ह्यूमन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर स्पेस साइंस एंड रिसर्च। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्यू डायमेंशन लाइक इसरो, उसका एस्टैब्लिशमेंट, कौन कौन से रिसेंटली इसरो की इनिशिएटिव्स हैं, किस इनिशिएटिव को आगे फ्यूचर में लॉन्च अभी करने वाला है इसरो, उसके फीचर्स, ये सारा ही आपको एक डायमेंशन तैयार कर लेना है। और खासकर फिर इस स्कीम के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। द 42nd ASEAN Summit and related meetings took place in which Indonesian city? सो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसका जो 42nd मीटिंग है वो कहाँ पर हुआ था? इनमें से जकार्ता, बांडुंग, लबुअन बाजो या पडांग। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हाल ही में ये कहाँ पे लबुअन बाजो में इंडोनेशिया के अंदर किया गया है, और ये 42nd समिट था, या 9 से 11 मई को ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार का थीम है आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। क्या थीम है? आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। 2022 में ईस्ट तिमोर जो था वो एडमिटेड था इन प्रिंसिपल एज ऑर्गेनाइजेशंस 11th मेंबर विद फुल मेंबरशिप पेंडिंग। यानी कि अगर आप बात करें आसियान में 10 कंट्रीज़ के अलावा 11th कंट्री भी इंट्रोड्यूस होने के कगार पर है, एंड दैट इज़ ईस्ट तिमोर। हालांकि अभी ये पेंडिंग रखा गया है। ठीक। Who is author of the book titled द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स? इनमें से कौन इन किताब की जो है वो लेखक है? दैट इज़ द द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कस्तूरी रे ने इस पर्टिकुलर किताब को क्या किया है? लिखा है। एंड इट टेल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ ट्राइबल गर्ल हु ओवरकेम ऑब्स्टेकल्स टू बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। और क्या बनी वो? इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। ठीक है। देन विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? किसने इसमें से पहला स्टेट बना है जो क्या स्टेट इंट्रोड्यूस किया है? डिजिटल हेल्थ कार्ड किसके लिए बनाना? चिल्ड्रन के लिए। सो यूपी हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फॉर दिस डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन।
and the urban development department and Lucknow smart city on Saturday launched this particular scheme. Recently 162nd birth anniversary of Rabindranath Tagore was celebrated. He wrote which song during the Bengal or you can say Bengal partition या स्वदेशी मूवमेंट. तो उस दौरान उन्होंने इनमें से कौन सा सॉन्ग लिखा था? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दिखेगा बांग्लार माटी बांग्लार जोल, जो सॉइल ऑफ बंगाल और वाटर ऑफ बंगाल की बात थी, ये यूनाइट करने के लिए बंगाल पार्टीशन के टाइम पे जितने भी हमारे लोग थे उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना गाया था. इसके अलावा अगर आप और भी बात करें तो अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है. साथ ही साथ जन गण मन जो नेशनल एंथम है उसकी बात करें. देन अदर फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो 1913 में इनको, पहले ये नॉन यूरोपियन थे जिनको क्या चीज़ दिया गया था, ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए फॉर गीतांजलि, प्लस इनको नाइटहुड यानी कि जो सर का उपाधि मिलता है वो दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में, जो इसको इन्होंने वापस जालियांवाला बाग मैसेकर के रिस्पॉन्स में वापस कर दिया था. इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स रिकमेंडेड शांति निकेतन फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को. और अगर इसकी बात करें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो शांति निकेतन को कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इसको रिकमेंड किया गया कि इंट्रोड्यूस किया जाए किसके अंदर, यूनेस्को के अंदर. सो इसका करेक्ट अगर ऑप्शन देखेंगे तो शांति निकेतन जो है उसको बनाया गया था इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर 1921 में, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, विच बिल्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल बरभम डिस्ट्रिक्ट और इसी को रिकमेंड अभी हाल में किया गया है. विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ कैंपेन नेम्ड पोषण भी पढ़ाई भी. अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की गई है पोषण भी और पढ़ाई भी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फाइनेंस या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो आप देखेंगे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और इसका एम है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एज वेल एज बेटर एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years इन आंगनवाड़ी अक्रॉस द कंट्री. ठीक, तो पोषण भी और पढ़ाई भी. अगर आपको इसको कनेक्शन पूछा जाए तो आप इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप आर्टिकल 45 से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 6 साल तक के बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. सो उसमें ये वाला पर्टिकुलर आप चीज़ लिख सकते हैं, पोषण भी एंड पढ़ाई भी. संजय कॉल टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. संजय कॉल टास्क फोर्स अभी हाल ही में जो आप बात करेंगे ये किससे रिलेटेड है, तो आपको दिखेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसी टास्क फोर्स की हम बात कर रहे हैं और ये आर्टिकल 45 को भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. और इसी के अंदर आपने बात किया गया कि इनको क्या मिलेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी, साथ साथ ये पोषण भी और पढ़ाई भी वाला जो स्कीम है उसकी बात भी की गई. तो ये टास्क फोर्स का नाम आपको याद रखना है, संजय कौल. सक्षम अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन. तो अगर आप बात करेंगे तो ये जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है सक्षम अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसका एम है इंक्लूसिव कैपेसिटी बिल्डिंग, किसके लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोकेटेड इन रूरल एरियाज टू and remote areas all the way up to a tertiary care and corporate hospitals in metropolitan cities. तो जो metropolitan cities के अंदर जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं उनके साथ कनेक्शन किसका इस्टेब्लिश करना, वैसे डॉक्टर्स का जो कि क्या है, प्रोफेशनल्स का जो कि रिमोट और विलेज एरियाज़ में है. तो उसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, सक्षम अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI and the rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. Third is Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the following statement given above is are correct. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप समझेंगे जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, सेबी के द्वारा, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्यूरो बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट RBI. तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है. दूसरा, ICRA लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दैट वाज सेटअप इन 1991 इन गुरुग्राम, ये स्टेटमेंट सही है. और ब्रिकवर्क रेटिंग वॉज स्टैब्लिश इन 2007 इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तो किस काम के लिए, बाई कैनरा बैंक के द्वारा प्रमोटेड है. एंड इट ऑफर्स रेटिंग्स फॉर बैंक लोन्स, SMEs, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा. इसीलिए इसका आंसर होगा B, दैट इज 2 and 3 बिकॉज फर्स्ट इज रॉन्ग. देन हरित सागर गाइडलाइंस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पर सागर वर्ड से आप थोड़ा क्लेम कर सकते हो, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू ओशन एंड सी ओनली. तो यहाँ पर आपको समझना है कि पोर्ट ऑपरेशन, ऑयल स्पिलिंग, कोस्टल शिपिंग या ओशियन वेव ऑब्जर्वेटरी. तो आपको दिखेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन. सो टू रिड्यूस
trash through the 4 R's, that is reduce, reuse, repurpose and recycle in order to achieve zero waste discharge from पोर्ट ऑपरेशन। पोर्ट ऑपरेशन से क्या होना चाहिए, वेस्ट का डिस्चार्ज जीरो होना चाहिए। इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, ये पर्टिकुलर आप समझेंगे जिसका नाम है हरित सागर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच पर्टिकुलर डेट। सो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आप देखेंगे 11 मई को हर साल क्या नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसका जो अगर पैकिंग समझेंगे आप तो आपको दिखेगा कि 11 मई 1998 को हमारे यहाँ ऑपरेशन शक्ति यानी कि जो पोखरण में हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 जो है किया गया था। और इस बार का थीम था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल जहाँ पर 3 पर्टिकुलर कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर लिथियम का कंसंट्रेशन सबसे हाई लेवल में पाया जाता है, उनमें से कौन सी कंट्रीज ये नहीं है। तो अगर आप लिथियम ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना। सो आप देखेंगे द टॉप रिजर्व्स आर चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। टॉप प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया और लिथियम ट्रायंगल में बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना आता है। और चूंकि ये वर्ल्ड के आधे लिथियम को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो एफएसडीसी क्या नीति आयोग का ऑर्गन है? सो इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। देन इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज करेक्ट। ये किसको द्वारा हेडेड है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड इट मॉनिटर्स माइक्रो प्रोडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस्टेब्लिश किया गया है और साथ साथ इसका काम रहेगा कि वो क्या चीज़ से डील करे, मैक्रो प्रोडेंशियल चीज़ों से डील करे। नाउ इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर मेन डायमेंशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया, इन चीज़ों को आप इसी तरह से वीकली, जैसे वीडियो वीकली आएगा आपको भी ये वीकली सारा कंपाइलेशन कंप्लीट कर लेना है। यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स विच आई हैव मेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर and you have to complete it within the week only, that from next week I will be actually adding some 10 more points। तो उन नए पॉइंट्स पे फिर आपको नोट्स बनाने को होंगे। तो हर हफ्ते अगर इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा अगर पूछेगा जनवरी से अप्रैल तक का भी बैकलॉग हम लोग कर लेंगे और अगस्त तक कर लेंगे, तो फिर आपके पास जो मेन एग्जामिनेशन के लिए वैसे कम टाइम मिलेगा 1 से 1.5 महीने आफ्टर प्रीलिम्स, तो उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हो इस तरह से। तो इसीलिए आप ये साथ साथ एक इनिशिएटिव के साथ साथ आप चले और अपना जो मेन का डायमेंशन इस एग्जामिनेशन के लिए उसको भी साथ साथ प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे एक और पर्टिकुलर वीडियो के साथ जिसमें कि हम लोग अप्रैल महीने के सेकेंड हाफ यानी कि 15 से 30 अप्रैल तक के लेक्चर को कवर करेंगे। आज जैसे हमने 1 मई से लेकर लगभग 10-11 मई तक का लेक्चर कवर किया है, हम लोग 15 से 30 अप्रैल का करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।